हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में। आज की वीडियो में हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर पार्ट जो कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी की है और उसके लिए ऑफिशियल आदेश दिया है कि ये बच्चों को करवानी है, तो वो ग्रामर आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। तो अपने आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ ही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़ के एक शानदार क्लासेस है वो बनाता रहूं। ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। ये रहे आपके सामने आपके एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स किस बारे में? एग्जांपल्स है आपके जॉइन द सेंटेंसेस, यानी आप लोगों के पास वहां पे दो वाक्य दिए हुए होंगे, दो सेंटेंस दिए हुए होंगे और उसके सामने या तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन या कोई कंजक्शन दिया हुआ होगा, उसकी सहायता से आपको दोनों वाक्य जोड़ते हुए एक बनाना है। तो इसकी मैंने क्लास बनाई थी बड़ी शानदार, लेकिन आप लोगों ने नहीं दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं आप लोगों के लिए। अब इस वाक्य को आपको एक बनाना है दैट का प्रयोग करते हुए। अब पहले तो आप लोगों को ये पढ़ना है वाक्य, ही विल मेक अ मिस्टेक, वह गलती करेगा। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बारे में पक्का विश्वास है। तो मुझे क्या विश्वास है? इट, इसके बारे में। अब ये इट किसके लिए है? तो ये इट जो है वो इस पूरे वाक्य के लिए है भाई। तो ही विल मेक अ मिस्टेक, वह गलती करेगा, मुझे इसका विश्वास है। अब इसका किसका? इसका। तो ये जो इट है इसकी जगह आपको इसका प्रयोग करना है। अब अगर इसका प्रयोग इट की जगह करेंगे तो अपने पास कहां पे पहले ये वाला वाक्य लिखेंगे, तो ये वाक्य लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम श्योर ऑफ। अब इट तो हटा देंगे क्योंकि उसकी जगह तो अपन ये लिखेंगे, लेकिन इसको हटाकर अपन पहले दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि अपने वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि। अब आई एम श्योर ऑफ दैट, मैं इसका पक्का विश्वास है मुझे, क्या? ही विल मेक अ मिस्टेक, ही विल मेक ए मिस्टेक, और इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं देखो इसमें। अब उसमें तो मैंने क्या बाद वाला वाक्य पहले लिखा, अब इसमें देखो मैं क्या लिखने वाला हूं। योर ओपिनियन, पहले तो वाक्य आपको ढंग से पढ़ना, बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ पढ़ना, आप गलती नहीं करोगे मुझे पता है, आप धैर्य से पढ़ना। योर ओपिनियन, पहले तो ओपिनियन क्या है? मोहन इज अ थीफ। योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट, आपका ओपिनियन सही नहीं है। क्या? मोहन इज अ थीफ। तो अपने पास जो ओपिनियन है वो किसके लिए है? वो इसके लिए है। तो इसका मतलब इस चीज को आपको इसके पास लिखना है। अब इसके पास लिखेंगे तो इसका मतलब आपके पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन भी तो होगा ना, कोई कंजक्शन भी तो होगा ना, जिससे इसके पास लिखोगे। तो अपने पास दैट दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे? योर ओपिनियन, ओपिनियन। अब इसके बाद में अपन दैट लिखेंगे, दैट की, क्योंकि वाक्य जोड़ना है ना, तो दैट की। अब अपन जो ओपिनियन है वो इस कंजक्शन के बाद में लिखेंगे, तो वो लिखेंगे अपन क्या? मोहन इज ए थिप। अब जो बच गया पहले वाले वाक्य में वो आपको लास्ट में लिख देना है, इज नॉट करेक्ट। अब देख लो भाई, इसका मतलब आपको वाक्य में कहीं पर भी लिखना पड़ सकता है। मैंने बाद वाला वाक्य पहले लिखा है, इसमें मैंने क्या किया, जो ओपिनियन है वो ओपिनियन क्या है, इसका मतलब जो दैट है वो इस ओपिनियन के बाद में लिखेंगे, क्योंकि जिसके लिए बाद वाला वाक्य होता है उसके बाद भी आपका दैट का प्रयोग करते हुए आपको वो वाक्य लिखना है। अब इसमें अगर इट था तो इट वो इस पूरे वाक्य के लिए था, तो जो ये वाक्य है इट के बाद में आएगा, इट के स्थान पे आएगा, और ओपिनियन के लिए भी मैंने ओपिनियन के बाद में कर दिया इसको। तो इस तरीके से आपको अपना वाक्य कंप्लीट करना है, और ये समस्या केवल इसी में आती है। ये देखो कितना आसान है, इसमें तो कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब दो वाक्य एज सुन एज से जुड़वाए जाते हैं, आपको एज सुन एज शुरू में लिखना है। ये मैंने क्लास में बताया था, पहला वाला वाक्य कंप्लीट लिखना है, प्रिया कम्स टुनाइट, और कोमा लगानी है, और बाद वाला वाक्य भी कंप्लीट लिख लेना है, शी विल हेल्प यू, और आपका वाक्य हो गया कंप्लीट। अब इससे ज्यादा आसान तो कोई हो ही नहीं सकता। इसकी समस्या आएगी इसमें ये मैं समझाऊंगा ना, तब देखना आप लोग, इसकी समस्या आपके यहाँ पे आने वाली है। मैंने ये तो अब जारी किया इन्होंने, मैंने तो बहुत पहले बता दिया। अब बात करते हैं आई फील हैप्पी, आई हेल्प अदर्स।
इस वाक्य में भी कुछ नहीं करना है, मुझे खुशी महसूस होती है। अब अगर वेन दे रखा है इसका मतलब है ये समय दर्शाता है भाई, ये क्या दर्शाता है? समय। तो मुझे खुशी कब होती है? जब मैं दूसरों की सहायता करता हूँ। तो बस आपको इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर पहले वाले वाक्य में कोई टाइम दिया हुआ होता तो उस टाइम को तो हटा देते, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपको आई फील हैप्पी। अब पहले वाले वाक्य में कोई टाइम नहीं है क्योंकि ये टाइम के लिए आता है। अगर पहले वाले वाक्य में कोई टाइम होता तो उस टाइम को छोड़ देते, फिर टाइम के बाद यहाँ पर व्हेन लिखते, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, इसका मतलब इसके बाद में, इस पूरे वाक्य के बाद में लिखना है। अब मुझे खुशी महसूस होती है कब? व्हेन आई हेल्प अदर। ये लो, अब इससे ज्यादा और क्या आसान तरीका हो सकता है भाई? अब आते हैं इसमें थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है भाई। व्हाट का एग्जांपल और दैट का एग्जांपल है, पक्का आ सकता है। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो देखो, माय फादर सेड समथिंग, मेरे फादर ने मुझसे कुछ कहा। आई डिड नॉट हियर दैट, इसका मतलब ये जो मेरे फादर ने क्या कहा था? कुछ कहा भी, तो क्या है? दैट। आई डिड नॉट हियर। अब इस दैट की जगह अपने पास क्या लिखना है? ये लिखना है। तो ये दैट तो हटा देंगे अपन इसमें, जैसे उसमें इट हटाया था तो अपन क्या लिखेंगे? पहले वो लिखेंगे आई डिड नॉट हियर। अब उस दैट की जगह आपको किसका प्रयोग करना है? व्हाट का प्रयोग करना है। व्हाट, क्योंकि अब अपने पास जो दैट है उसकी जगह अपन क्या लिखने वाले हैं? ये लिखने वाले हैं। तो व्हाट से जोड़कर ही तो लिखेंगे। तो माय फादर सेड। अब ये जो समथिंग है इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि ये जो समथिंग है वो अपन ने इसमें लिख दिया आई डिड नॉट हियर, मैंने नहीं सुना। व्हाट समथिंग, जो माय फादर सेड, जो मेरे फादर ने मुझसे कहा। तो ये जो समथिंग है और ये जो दैट है ये दोनों अपने पास हट जाएंगे क्योंकि अपन ने पूरा वाक्य इसमें लिख दिया है। अब देखो, समथिंग की जगह तो अपन ने क्या लिख लिया? दैट लिख लिया। और ये जो दैट था वो उस वाक्य का था समथिंग के लिए, तो इसमें तो दैट आ गया यहाँ पे। अब इस तरीके से देखो, आई डिड नॉट हियर व्हाट माय फादर सेड, तो व्हाट का प्रयोग आपको उसके बाद में करना है जिसके लिए वो वाक्य आया है। बस इतना से ध्यान में रखना है, दैट और व्हाट का। अब बात करते हैं इसकी, ये भी बहुत आसान है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल नॉट सक्सीड। अब अनलेस से जब दो वाक्य जोड़े जाते हैं तो ये इफ की जगह आता है भाई। तो ये देखो, मैंने लिख दिया अनलेस, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जब आप इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करते हो और इफ वाला वाक्य नेगेटिव हो तो उसको सिंपल बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इफ यू, अब ये डू हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, ये हट जाएगी और ये आ जाएगा वर्क हार्ड। अब यहां पे कोमा लगा देनी है और यू विल, आगे वाला वाक्य नेगेटिव बनने का भाई आप लोगों के, सक्सीड, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। यानी कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर अनलेस से जुड़वा रहा है अगला वाक्य और इफ वाला वाक्य नेगेटिव है, इफ की जगह तो आप अनलेस लिख दो। और ये जो अपने पास नेगेटिव वाक्य होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हटा देते हैं और वर्ब उसके अनुसार भरते हैं जो अपने टेंस होता है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। अब बात करते हैं इसकी, आई नो द रीजन। अब फिर वही आ जाता है, आई नो द रीजन। अब ये रीजन मैं जानता हूं, क्या कारण, ही डिड नॉट सक्सीड, कि वह सफल क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो लाइन है वो किसके लिए? वो इस रीजन के लिए है। तो इसका मतलब है आपको ये रीजन तो हटा देना पहले वाले वाक्य का, तो ये तो हटा देंगे और आई नो लिखेंगे और इसकी जगह अपन क्या कंजंक्शन लगाएंगे, क्योंकि ये वाई है, रीजन है क्यों, तो वो रहा अपने पास वाई का कारण, इसका रीजन का कारण। आई नो वाई ही डिड नॉट सक्सीड, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब इसका जिसके लिए प्रयोग होता है अपन उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद में अपन बना देते हैं। अब आते हैं इसमें, ये वाक्य मैंने बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, मैंने लॉन्ग वीडियो में भी समझाया इसके एग्जांपल। अब देखो, एज सुन एज की जगह अगर आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना होता है तो उस वाले वाक्य में इसके साथ हमेशा इन्वर्जन का प्रयोग होता है।
अभी इन्वर्जन क्या होता है इस बारे में मैंने क्लास बना रखी है, तो वो तो वहां पे समझ लेना। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना ही इन्वर्जन कहलाता है। अब इसकी जगह आपको क्या लिखना है, नो सूनर लिखना है पहले तो, नो सूनर, और इसके बाद में आपको इसके अनुसार, इस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखनी है पहले। तो पास्ट इंडेफिनिट की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डिड, और मैंने लिख दिया इसके बाद में कर्ता। अब जो वर्ब आएगी इसकी अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और द होल, अब इसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है, वो देन जो है अपने पास, तो ये देन लिख दिया, देन और आगे वाला वाक्य कंप्लीट लिख देंगे, देन फिल्म स्टार्टेड, और वाक्य होगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपके एग्जांपल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। मेरे यहाँ के सामने आपके नेक्स्ट एग्जांपल्स, और ये क्या है, ये आपके सामने ऐसे दिया हुआ होगा, दो एग्जांपल्स आएंगे कहीं, इसके भी दो एग्जांपल्स आएंगे, और उसके सामने दिया हुआ होगा कि इसको सिंपल बनाना है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसको कंपाउंड बनाना है। तो अपनी जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जो वाक्य जारी किए हैं, जिनको इन्हें सिंपल बनवाना था, वो वाक्य मैंने यहाँ पे लिखे, और इनको आपको सिंपल कैसे बनाना है, तो सिंपल बनाने के लिए भाई मैंने क्लास तो डाल दी थी, आप लोगों ने नहीं देखी मुझे पता है, आप देखना उसको, बड़ी शानदार क्लास है। तो फिर अपन यहाँ से सीखना शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देखा है, नहीं टाइम मिला तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, दो वाक्य अगर दिए हुए हैं तो उनको सिंपल बनाने के अपने पास 5 तरीके होते हैं। तो पांचों तरीके तो इसमें शायद नहीं दिए हैं, लेकिन मैं जो जो तरीके हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको वाक्य पढ़ना है पहले, तो क्या है, ही हैज 3 daughters, उसकी 3 बेटियां हैं, ही हैज टू गेट देम मैरिड, उससे उनकी शादी करनी है। तो पहली बात तो मैं ये बता देता हूं, अगर बाद वाले वाक्य में कोई इन्फिनिटिव आई है, इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसका मतलब है आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए वाक्य सिंपल बना देना है। सिंपल बनाने का मतलब उसमें एक ही कर्ता और एक ही वर्ब होनी चाहिए, ये मैंने समझा रखा है, तो वो आप उसको देख लेना। तो मैं देखो इसको इन्फिनिटिव का प्रयोग करते बनाता हूँ, ही हैज 3 daughters, 3 daughters। अब ये वाक्य मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब बाद वाले वाक्य में जो इन्फिनिटिव वर्ब दे रखी है वो, और उसके बाद में जितना भी है वो सारा लिख देंगे, और इसका ये जो कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब है वो छोड़ देंगे भी। यानी आपको इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के बाद में जितना भी है वो सारा लिखना है, टू गेट देम मैरिड, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं क्या इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बोल के बता देता हूँ। हैविंग 3 daughters, इसको क्या कर देना, आपको हैविंग कर देना है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए बनाना है। हैविंग 3 daughters, he had to get them married, बस इतना ही करना है। यानी बस आपको ये कर्ता छोड़ देना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज है और हैड, इसको आपको क्या बना देना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देना है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो इतनी देर में तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्लास उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी क्लास है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करते हुए और वो वाक्य कंप्लीट कर देना है। लेकिन आपको इन्फिनिटिव अगर दे रखी है तो आपको केवल इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करना है। अब आते हैं इसमें, अब अगर ऐसा वाक्य दे रखा है, गिव हिम अ चेयर, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं, पहले नहीं दे रखी इसमें सब्जेक्ट, तो इसमें क्या है, ही विल सिट ऑन इट, यानी उसको अपने पास गिव हिम अ चेयर, तो अपने वर्ब दो है, तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ब है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देना है। ये देख लो, ये लोग गिविंग हिम ए चेयर, और यहाँ पे कोमा लगानी है, और बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है, he will sit on it, यानी बस इतना ही करना आपको। अगर ऐसा वाक्य आ रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो उसमें जो वर्ब है उसको आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देना है, और बाद वाले वाक्य कोमा लगा के जोड़ देना है, इस तरीके से। अब आते हैं इसमें, शी इज वेरी फैट, शी कैन नॉट रन, ऐसे वाक्य भी आप लोगों के आ सकते हैं। या तो इसके सामने आपको टू टू का प्रयोग करवा सकता है, जैसे मैंने इससे पहले वाले बताया, उसके सामने ऐसा दे सकता है,
अगर नहीं भी दे रखा है तो मैं बताता हूं आप लोगों को एक आसान तरीका। अगर वो अपने पास कुछ कारण से कुछ कर नहीं सकती है, तब अपन इसका प्रयोग करते हैं भाई, तब इसका प्रयोग करते हैं। तो सी इज वेरी फिट, वह बहुत मोटी है, इस कारण से क्या नहीं कर सकती है, तो इस कारण से वह दौड़ नहीं सकती है। तो इस टू का मतलब अत्यधिक होता है भाई, ये निगेटिविटी दिखाता है। मैं बता दूं कैसे। पहले वाले वाक्य में जो एडजेक्टिव है उसके पहले अगर वेरी दे रखा है तो उस वेरी को आप वेरी की जगह आपको ट्रू कर देना है, और उसके बाद देखो मैं एक बार बताता हूं आपको, सी इज, इस वेरी की जगह आपको ट्रू कर देना है, मैंने ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे आपको एडजेक्टिव लिख देना है ये, अब बाद वाला टू है वो लिख देंगे। तो देखो इस ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, ये जो एडजेक्टिव है वो लिखा है मैंने, सी इज टू फेट टू। अब बाद वाले वाक्य का ये जोड़ दो, ये छोड़ दो, और केवल वर्ब लेनी है आप लोगों को, और यहाँ पे आपको वर्ब कर देनी है, यानी सी इज टू फेट टू रन, वह बहुत ही मोटी है दौड़ने के लिए, इसका मतलब दौड़ नहीं सकती है, ये होता है इसका अर्थ। अब बात करते हैं इसकी, आई वांट नाइफ, आई शेल कट वेजिटेबल्स विथ इट। अब इस वाक्य में भैया आपको क्या करना है, आई वांट नाइफ फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, यानी आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाना है। मैं बता देता हूं किस तरीके से, जैसे आई वॉन्ट ए नाइफ फॉर। अब इस वाक्य को क्या करना है आपको, ये कर्ता छोड़ते हुए ये छोड़ते हुए ये जो वर्ब है इसको आपको जेरेंड बना देना, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आता है। तो आई वांट ए नाइफ फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, टेबल्स विथ और इट, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। क्या इसको इन्फिनेटिव से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो मैं बताता हूं कैसे। आई वॉन्ट ए नाइफ टू, यहाँ पे टू लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे और फिर अपन पूरा वाक्य लिखते हैं। यानी कहने का मतलब अपन प्रीपोजिशन, चाकू चाहिए किसके लिए, फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, चाकू चाहिए टू कट, काटने के लिए वेजिटेबल्स। यानी आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा सही हो रहा है और वाक्य आपका सही होगा। अब आते हैं इसमें, ही हैज नो मनी, ही कांट बाय ए स्मार्टफोन, उसके पास पैसे नहीं है। तो इसका मतलब इसको देखो, मैं अभी बताया नहीं आप लोगों के, इसमें तो हैविंग है भाई, इसमें हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी, बस मैंने इसको क्या किया, हैविंग में चेंज किया है, हैविंग नो मनी। अब यहां पे कॉमा लगाएंगे, ही कैन नॉट कांट बाय ए स्मार्टफोन, ये लो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। यानी इतना आसान है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप बिल्कुल सही कर दोगे। यानी अगर उसके पास ऐसा नहीं है, मतलब पास पोजेशन नहीं है, तब आप इसको क्या कर दोगे, ये भी पोजेशन नहीं है और यहाँ पे भी एक पोजेशन था भाई अपने पास, कौन सा था, एक वाक्य समझाया था मैंने, कौन सा, हाँ मैंने इसी का समझाया था भाई, ये देखो ये दो वाक्य समझाया था इसी से, तो वो एक तो इन्फिनिटिव से और एक उससे। अब देखो हैविंग नो मनी, उसके पास पोजेशन है तो उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना दो, यानी हैज आपको किस में चेंज कर देना, आपको हैविंग में चेंज कर देना है। बाद वाला ये लिखना है, कोमा लगानी, और बाद वाला वाक्य है वो ऐसा का ऐसा लिख देना है। इस तरीके से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाता है। अब बात है इसमें, ही हैड ए लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। अब इसमें भी अपने पास, उसके पास देख लो, अपने पास क्या है, हैड, इसके पास है, तो इसको भी अपन आप चाहो तो अपने पास ये देखो, हैविंग, पहले मैं बता देता हूँ, हैविंग ए लार्ज फैमिली, क्योंकि पोजेशन नहीं तो वो मैंने बताया था ना, हैज और हैड को किसमें चेंज करना है, हैविंग में, हैविंग ए लार्ज फैमिली, और इस कॉमा लगाएंगे, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, और बाकी हो जाता है कंप्लीट। अब क्या इसको अपन इन्फिनेटिव से चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें इन्फिनेटिव दे रखी है अगले ने, तो आप इसे इन्फिनेटिव में भी चेंज कर सकते हो। क्या, ही हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम, यानी आप के पास दोनों वाक्य सही होते हैं। ये मत सोचना कि ये सही है कि ये सही है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जिसमें पोजीशन होता है उसमें उसको अपन हैज वर्ड को हैविंग में कर देते हैं, तो वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर उसमें इन्फिनिटिव दे रखे तो आप उस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए वाक्य कंप्लीट कर देते हो, तो सही होता है। अब आते हैं इसमें,
ही वाज ए थिफ, ही स्टोल द मनी। अब ये वाक्य मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर पहले वाले वाक्य में केवल संकेत हो, संकेत का मतलब इज, एम, आर, वाज और वर्ब हो और संकेत हो तो उसको एब्सोल्यूट फ्रेज। अब ये एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है वो मैंने क्लास में सुना रखा है, यहाँ पे टाइम नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, आपको इसे यानी बी वर्ब को आपको बीइंग में चेंज कर देना है और ये दोनों छोड़ देने हैं और ये यहाँ से बीइंग ए थिफ ये लिखना है और कोमा लगानी है और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देना है, ही स्टोल द मनी और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट इस तरीके से। अब आते हैं इसमें, श्याम रोब्ड ए मैन, ही वाज अरेस्टेड। अब अगर ये अपने पास पास्ट इंडेफिनिट में बाद वाला वाक्य पैसिव वॉइस का है तो इसमें आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। कैसे? हैविंग तो लिखना ही लिखना है और इसके बाद में वो रोब की थर्ड फॉर्म रोब्ड, हैविंग रोब्ड ए मैन, मैन। अब यहाँ पे प्रोनाउन वो किसके लिए है? वो श्याम के लिए आया, तो ये श्याम यहाँ पे आएगा भाई, श्याम वाज अरेस्टेड। यानी कहने का मतलब है पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, बाद वाला वाक्य पैसिव वॉइस में, इसका मतलब उसने वो काम कर दिया है। तो हैविंग रोब्ड ए मैन, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, हैविंग रोब्ड ए मैन, श्याम वाज अरेस्टेड। और इस तरीके से आपका जो सिंपल सेंटेंस बनाने के जो एग्जांपल्स जारी किए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। ये है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो मैंने इसकी डेफिनेशन है वो अपनी क्लास में बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल तरीके से समझा रखी है, आप वो देख लेना। यहाँ पे अपन डायरेक्ट एग्जांपल से उनको सोल्व करते हैं क्योंकि अपनी क्लास वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो आपको दोनों वाक्यों में से एक वाक्य को डिपेंडेंट क्लॉज बनाना होता है, यानी आश्रित उपवाक्य बनाना होता है। तो इसको बनाने का तरीका देखो भाई मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना दिमाग लगाते हो। तो देखो, इट इज क्लियर यू हैव कमिटेड ए क्राइम। अगर कोई स्पष्ट है क्या, दैट की, अगर आपके पास आंसर है तो आप उसे दैट से जोड़ोगे। यानी अगर आप लोगों के पास है जैसे इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है, यू हैव कमिटेड ए क्राइम, आपने एक क्राइम किया है। अगर आप लोगों के पास स्पष्ट आंसर है तो आपको उसे दैट से जोड़ना है। तो फिर आप क्या करोगे, इस वाक्य को ऐसे लिखोगे, इट इज क्लियर दैट, और बाद वाला वाक्य ऐसा का ऐसा कंप्लीट लिखोगे, यू हैव कमिटेड ए क्राइम, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास आंसर है तो आप उसे दैट से जोड़ सकते हो, अगर आंसर नहीं है तब अपन उसको व्हाट से जोड़ते हैं। वो अपन अगर इसमें एग्जांपल है तो कर देते हैं, नहीं बाद में मैंने अपने आप में मेरी क्लास में देख लेना उसको। अब बात करते हैं इसकी, ही इज वेरी सिंसियर, नोबडी डाउट्स इट। अब देखो भाई, अब मैंने बताया कि अगर पूरा वाक्य अपने पास क्या है, नोबडी डाउट्स इट, इस बारे में किसी को संदेह नहीं है, तो ये इट किसके लिए आया है, ये इट आया अपने पास इस पूरे वाक्य के लिए। तो फिर आपको अपने पीछे जो देखो कंजक्शन दिया हुआ था तो उसमें अपन ने इट को हटा दिया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नोबडी पहले लिखना है क्योंकि इट की जगह आपको इसका प्रयोग करना है, नोबडी डाउट्स। अब ये जो इट है इसको तो छोड़ देना है, nobody doubts that कि he is very sincere, तो क्या हो जाएगा, he is that का प्रयोग करेंगे भाई, आपके पास आंसर है इसका भी, that he is very sincere, तो sincere हो जाएगा आपका वाक्य कंप्लीट। इस तरीके से बस इतना सा करना आप लोगों को। अब बात करते हैं इसमें, you are kind to me, I will not forget it। अब क्या नहीं बोलने वाला हूं मैं, I will not forget it, मैं यह नहीं बोलने वाला हूं क्या, यू आर काइंड टू मी, कि तुम मेरे प्रति दयालु हो। तो फिर भाई अपने पास यही वाक्य कैसे लिखेंगे, मुझे भी नहीं लगता भाई सेम एग्जांपल कैसे दे रखे हैं इन्होंने, तो कोई बात नहीं, मैंने चेंज किया भाई नीचे थोड़े दो चार एग्जांपल। आई विल नॉट फॉरगेट क्या, दैट, तो इट की जगह तो मैं दैट लिख दूंगा, और जो वाक्य है दैट की, आपके पास आंसर है भी, यू आर
काइंड टू मी, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब आते हैं इसमें, द रेन वुड कम, दैट वाज ओवर होप वाज रॉन्ग। इस वाक्य को थोड़ा सा संभल के करना भाई। इसमें देखो अपने पास द रेन वुड कम कि बारिश आएगी, दैट वाज ओवर होप, इसका मतलब ओवर होप क्या है, हमारी आशा, दैट वाज क्या, ये थी हमारी आशा, और ओवर होप ये भी अपने पास ये आशा, ये क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो आपके पास जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है भाई, ओवर होप। तो इस वाक्य को ऐसे बनाना, ओवर होप। अब ओवर होप क्या है, दैट की, ये रही ओवर होप दैट की, द रेन वुड कम, द रेन वुड कम। अब ये दोनों वाक्य हो गए अपने पास कम, अब वो बच गया, तो ओवर होप तो लिख रखा अपन ने यहाँ पे, तो इसके बाद में बस क्या हो जाएगा, वाज रॉन्ग, और वाक्य आपका हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके का वाक्य थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिस सब्जेक्ट की बात हो रही होती है ना, वो आपको सबसे पहले लिखना है। अब आते हैं इसमें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन टू ऑल। अब इस वाक्य में भी आप लोगों को थोड़ा समझोगे, थोड़े गहराई में जाओगे तभी समझ में आने वाला है। दैट इज नोन टू ऑल कि यह सबके जानकारी में है क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको क्या करना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, दैट नहीं इज नॉन टू ऑल, और ये जो दैट है वो आया था इसके लिए, तो इसको अपन हटा देते हैं, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दैट, सॉरी ये दैट जो है वो यहाँ पे आएगा आपके पास, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल, क्योंकि ये जो दैट है वो इस पूरे वाक्य के लिए आया, तो इस कंजंक्शन की भी तो आवश्यकता होगी ना, तो दैट यहाँ पे आएगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। अब आते हैं इसमें, पुलिस अरेस्टेड द मैन ही स्टोल द मनी। अब ये थोड़ा सा समझने के करना भाई, आप लोगों को दिमाग में लगाना है, पुलिस ने अरेस्ट किया, यहाँ पे द भी है भाई, द पुलिस अरेस्टेड द मैन, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ही स्टोल द मनी। अब इस वाक्य में आपको क्या करना है कि देखो, द पुलिस ने किसको अरेस्ट किया है, बाद वाले वाक्य में देखो क्या है, कर्ता ही दे रखा है, इस आदमी को इसने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। जो इसने चोरी की थी ना, चोरी किसने की, इसने की, तो आपको इससे हु से जोड़ना पड़ेगा। देखो किस तरीके से, द पुलिस, ये दिमाग आप लोगों को लगाना है भाई, मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को, अरेस्टेड द मैन। अब ये जो है इसके बाद में आपको ये लगाना है हु, अब इसको तो छोड़ देंगे, और स्टोल, क्योंकि कर्ता को छोड़ देते हैं, द मनी, यानी जिस व्यक्ति ने पैसे चुराए थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये देखो भाई, माई फ्रेंड बिकेम एन IPS ऑफिसर, ही वर्क वेरी हार्ड। अब इस वाक्य में देखो माई फ्रेंड, अब देखो माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड कौन है, ही, जिसने बहुत ही कठिन मेहनत की, तो ये भी आपको कर्ता से जोड़ना है, क्योंकि कर्ता को छोड़ेंगे ना, कर्ता की बात हो रही है बाद वाले वाक्य में, अगर बाद वाले वाक्य में कर्ता की बात हो रही है तो पहले वाले वाक्य में वो कर्ता जहां पे है उस कर्ता के बाद में आपको हु का प्रयोग करना है, और बाद वाला वाक्य पहले लिखना है। तो माय फ्रेंड हु वर्कड वेरी हार्ड। अब यहाँ पे माय फ्रेंड तो लिखो है, तो बच गया क्या, बिकेम एन IPS ऑफिसर, यानी मेरा दोस्त जिसने बहुत ही मेहनत की, कठिन मेहनत की, वो IPS ऑफिसर बन गया। अब ये देखो भाई, अनिकेत इज ए गुड फेलो, अनिकेत एक अच्छा साथी है, हिज नेबर्स। अब ये जो पोजेशन आ जाता है ना, पोजेसिव फर्स्ट आ जाता है, तो ये किसके लिए है, ये अनिकेत के लिए है, तो अपन क्या करेंगे, अनिकेत, अब ये जो वाक्य है ये किसके पड़ोसी में, ये अनिकेत के, तो हिज छोड़ देंगे और हुज लिखेंगे भाई इसको। अगर पोजेसिव फर्स्ट आ रखा है तो उसको हुज से जोड़ना है, अनिकेत हुज नेबर्स लाइक हिम। अब यहां पे इसमें जो बच गया वो लिख देंगे, इज ए गुड फेलो, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी जो अपने इस परिषद ने जारी की थी वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंसेस में।
ये रहे आपके सामने आपके कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी आपको क्या करना है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब इसमें अपने पास जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए भाई, दो चार जो सेम थे वो मैंने नहीं लिखे हैं, तो मैं आपको इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब ये होता है कि दो अनाश्रित उपवाक्य होने जरूरी है। दो अनाश्रित उपवाक्यों का मतलब होता है दो अनाश्रित मुख्य वाक्य होने चाहिए भाई, ये होता है इसका मतलब। तो अपन बात करते हैं इसकी। He is intelligent, he is not proud। अब अगर अपने पास कोई विपरीतार्थ कार्य होता दोनों वाक्य में, जैसे ही इंटेलिजेंट है लेकिन उसको क्या घमंड नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को आपको yet से but से जोड़ सकते हो, और वाक्य में कुछ नहीं जो आप देखो, he is intelligent और yet he is नॉट प्राउड, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। यानी अगर वाक्य विपरीतार्थ हो तो वहां पे येट और बट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे वह गरीब है लेकिन खुश है, तो वहां पे भी आप येट और बट का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंपाउंड बना सकते हो। मैंने बना रखा भाई, आप एक बार क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, ही ग्रू वीक, ही डिड नॉट ब्रेक फास्ट। हाँ, यद्यपि वो अपने पास क्या है, कमजोर हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। हाँ, अब इसको क्या करना है, ही ग्रू वीक, यानी वह कमजोर हो गया भाई, बहुत ही कमजोर हो गया, लेकिन उसने क्या है अपने पास वो नहीं तोड़ा। तो बट और येट दोनों का प्रयोग हो सकता है, यहाँ पे भी बट और येट दोनों का हो सकता है। ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, या फास्ट का मतलब होता है उपवास, उसने उपवास नहीं तोड़ा। अब बात करते हैं राजपूत्स वर विक्टोरियस और दे वर ब्रेव। अगर अपने पास कर्ता के बारे में कुछ बताया गया, दो चीजें बताई गई है, दो डिफरेंट चीजों को आपको एंड से जोड़ देना है। अब इसको आप किसी से भी जोड़ सकते हो, जैसे द राजपूत्स वर, इसको आप है ना विक्टोरियस एंड का, अब देखो एंड से जोड़ रहा हूं, अभी देख लेना आपको इसको मैं किस किस से जोड़ता हूं, ब्रेव, क्योंकि ये दो चीज तो अपने पास ये आ गई ना राजपूत के लिए, वो तो द वर अपने पास राजपूत स्वर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो दो चीज हो गई। अब इसको किस किस से जोड़ सकते हो, इसको यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ सकते हो, इसको बोथ विक्टोरियस एंड बोथ एंड से भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो चीजें, आप मैंने कंजक्शन बता रखे हैं भाई, कम्युलेटिव कंजक्शन से उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आप वो देख लेना एक बार, और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दो डिफरेंट चीजें हैं तो कैसे उसको जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं इसकी। I tried my best, I got my goal। मैंने बहुत मेहनत की, कोशिश की और मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया। तो क्या हुआ, इस कारण से, तो therefore देखो ये अब ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो अपन उसको therefore से जोड़ सकते हैं। therefore अपने पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कंजक्शन है वो होता है। तो I tried my best, therefore इसलिए, इस कारण से, therefore I got my goal, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। और अब बात है इसमें, स्पीक ट्रुथ यू विल बी अरेस्टेड, सत्य बोलो नहीं तो गिरफ्तार कर ले जाओगे भैया। तो इसको आप अगर या तो तुम ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तब आप उसको आप अदरवाइज से जोड़ सकते हो। अदरवाइज हुआ है उसमें, एल्स है उसमें, इसके अलावा एक दो और है, वो अपन अभी आप ना ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्लास को। तो आप इसी तरह किसी जैसे स्पीक ट्रुथ अदरवाइज, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा भाई, नहीं, यू विल बी अरेस्टेड, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब आते हैं इसमें, ही रेस्पेक्टेड मी, ही रेस्पेक्टेड माई पेरेंट्स। अब बात वही है, दो अपने पास ऑब्जेक्ट क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट है भाई, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो दो ऑब्जेक्ट भिन्न है, तो क्या करेंगे, ही रेस्पेक्टेड नॉट ओनली, चलो इसको मैं नॉट ओनली से जोड़ देता हूँ, नॉट ओनली मी बट आल्सो माई पेरेंट्स, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। और मुझे लगता है आज की क्लास में अपने पास इतना ही, क्योंकि हमने लगभग जो सिंपल सेंटेंस थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे, कंपाउंड सेंटेंस थे,
और जो अपने पास कंजक्शन से वाक्य कैसे जोड़ने वो सारे सीख लिए हैं। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मैंने इसके बारे में बहुत ही पहले क्लास अपलोड कर दी थी, तो वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से आगे नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।